वो सारे अनावश्यक चीजों को एक कमरे में बंद कर दिए। शारदा के हाथ जले हुए थे, प्रसाद के गालों पे उंगलियों के निशान थे। ये सब देखकर शारदा प्रसाद दोनों रोते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा। आप और आपकी छोटी बहू ने मुझे बार बार मना किया था, पर मैंने ही कुछ नहीं सुना। शहर से बड़े बेटे के लिए अमीर बहू रानी लेकर आई। ये बड़े बेटे के लिए तुम्हारा प्यार और बड़ी बहू के बातों पर आकर तुमने ऐसा कदम उठाया था। तुमने कुछ भी जानबूझ के तो नहीं किया। अब जो हुआ है यही सोचना होगा कि अच्छे के लिए ही हुआ है, यही जीवन है। बड़ी बहू ने आप पर ऐसा हाथ उठाया, देखकर अच्छा नहीं लगा। मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ शारदा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस इसलिए दुखी हूँ कि इतनी बेइज्जती सहा नहीं जाता। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं जी? आप मुझे अकेला छोड़ के चले जाना चाहते हैं मुझसे दूर? बताइए ना जी। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ऐसा फैसला मत लीजिएगा। आपके बिना मैं नहीं जी सकती। शारदा इस तरह विनती करने लगती है। प्रसाद की आंखें नम हो जाती हैं। वही रमनपुर गांव में एक बहुत ही पुराना मंदिर था। उस मंदिर के सामने रमेश एक नया कपड़ा पहनकर और अनामिका एक नई साड़ी बालों में फूल लगाकर बैठी हुई थी, पर दोनों ही बड़े दुखी थे। तभी वहाँ पंडित जी परमेश्वर हाथ में नारियल और केला लेकर उन दोनों के पास आते हैं। रमेश, अनामिका, तुम दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। तुम दोनों बहुत अच्छे से खुशी खुशी जीवन बिताओ। इस साल हम दोनों की ही खुशी शहर चली गई है पंडित जी। समझ रहा हूँ बेटा, अपने सास ससुर के बारे में कहकर परेशान हो रही हो ना। वहाँ पे ज्यादा दिन वो लोग खुश नहीं रहेंगे, देखना वो बहुत जल्दी फिर यहाँ वापस आ जाएंगे। ये सुनते ही मानो रमेश और अनामिका का चेहरा खुशी से खिल उठता है। तुम लोगों ने उनके नाम पे पूजा दी है ना, देखना उनका भला ही होगा। ईश्वर रक्षा करेंगे। तुम लोग खुश रहो। ये लो प्रसाद ले लो। नारियल और केला उनके हाथ में प्रसाद देकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। 10 साल हो गए शादी के, 2 बच्चे भी हैं हमारे, हरीश और भव्या। हर साल हम उनका आशीर्वाद लेते हैं, पर इस साल हम उनसे आशीर्वाद भी नहीं ले पाएंगे। अभी अभी तो पंडित जी कह कर गया अनामिका, हमारी खुशी बहुत जल्द फिर से लौट आएगी, तुम परेशान मत हो। पता नहीं वो शहर में कैसे हैं। हमारी दीदी तो बहुत अमीर घराने की है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वहाँ पे स्वादिष्ट महंगा खाना होगा और हमारे माँ पिताजी वो खा रहे होंगे। इस तरह वो बातचीत कर रहे होते हैं, पर उन्हें क्या पता शहर में बेचारे शारदा और प्रसाद की क्या परिस्थिति है। उधर शारदा को रोते हुए देख प्रसाद कहने लगते हैं, बुद्धू शारदा, मैं तुम्हें कहाँ छोड़ के जा सकता हूँ? बताओ मुझे, मरते दम तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इस तरह वो समझाते हैं। यही मेरे लिए काफी है। बहू मारपीट करती है, ऐसा तो फिल्मों में देखा था शारदा। लगता था असल जिंदगी में ऐसी बहू होती है क्या? पता नहीं था भगवान ऐसी बड़ी बहू बना के हमारे घर ही भेज देंगे। पर शारदा, और इस तरह अपमानित होकर मैं यहाँ नहीं रह सकता। चलो हम गांव चलते हैं। चलिए जी, अब तो मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती। कितना बड़ा मुंह करके मैंने पूरे गांव को बताया था कि मैं शहर जा रही हूँ अपनी बड़ी बहू के पास रहने के लिए। वहाँ जो मर्जी खाऊंगी, जो मर्जी पकवाऊंगी, और इस तरह से कितना बढ़ा चढ़ा के कहा था। अब पता चल गया, बड़ी बड़ी बातें कभी कभी कितना भयानक हो सकता है शारदा। अब दिखावट करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ आने के बाद पता चला हमारा बेटा कितना बड़ा मूर्ख पति है और बहू कितनी खतरनाक और क्रूर है। इस तरह दोनों के बीच चर्चा होती है। उधर रमेश अनामिका और बच्चों को साथ लेकर घर लौटने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बंद पड़ा हुआ मिट्टी का घर दिखता है। अनामिका उस घर के सामने रुक के देखने लगती है। तभी अनामिका को याद आती है कि इस जगह पर वो और उसकी सासू माँ बैठकर कितना हंसी मजाक करती थी, बातचीत किया करती थी, गप्पे लड़ाती थी। मैं और माँ जी बेंच पे बैठकर कितनी बातें किया करते थे, कितनी हंसी मजाक होती थी हमारे बीच। अनामिका, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो देखता हूँ कि तुम मेरी माँ, मेरे पिताजी को कितना याद करते रहती हो। 1 महीना हो गए वो भैया के घर चले गए।
हमें एक बार के लिए, बच्चों को एक बार के लिए भी फोन नहीं किया, और हम करते हैं तो वो फोन पे बात नहीं करना चाहते। वहाँ पे वो कैसे हैं हमें वो भी तो नहीं पता। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, हम घर चलते हैं, घर जाके हम खीर खाएंगे। हाँ माँ, मुझे भी खीर खाना है। बच्चे जब इस तरह कहने लगे तो अनामिका और रमेश घर लौट कर आ गए। अनामिका बच्चों को खीर देती है खाने के लिए। बच्चे खुशी खुशी खीर खाते हैं। उस दिन बीच रात में पूरे शरीर में दर्द लेकर शारदा और प्रसाद बड़े कष्ट के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। जो ट्रेन वहां पे आके रुकी थी उस पे वो चढ़ जाते हैं। अगले दिन अनामिका जब बंद दरवाजे के सामने रंगोली दे रही थी, शारदा और प्रसाद वहां पर आके हाजिर होते हैं। अनामिका उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है, गले लगा लेती है। शारदा रोने लगती है। अजी देखिए, माँ जी और पिताजी शहर से आए हैं। सुनते ही रमेश भागते हुए देखने के लिए आता है। माँ पिताजी को वहाँ देखकर वो बहुत खुश होता है, पर थोड़ी ही देर में उसे अपने पिताजी के गालों पर उंगलियों के निशान दिखते हैं। अरे पिताजी, आपके गालों पे ऐसे उंगलियों के निशान क्यों? क्या हुआ पिताजी? वो इस तरह पूछता है। तभी अनामिका सासू माँ के पास जाती है। वो देखती है सासू माँ शारदा का हाथ बिल्कुल लाल हो गया है, उसे जलाया गया है। शारदा रोने लगती है। माँ जी, क्या हुआ है? आपके हाथ ऐसे जले हुए क्यों हैं? अनामिका, माँ पिताजी अभी भी आए हैं, उन्हें थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेने दो, जाके चावल सब्जी बना दो। चलिए माँ जी, अंदर चलते हैं। नहीं छोटी बहू, लो ये चाबी लो, हम इसी घर में रहेंगे। इस तरह कहने पे अनामिका बिना कुछ कहे उस ताले को खोल देती है। फिर शारदा और प्रसाद उस घर में चले जाते हैं। अनामिका अपने घर पे जाके लकड़ी का चूल्हा जला के खाना पकाने लगती है। हरीश और भावना दोनों स्कूल के लिए तैयार होके शारदा और प्रसाद के पास जाते हैं। अपने नाती पोती को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। क्या हुआ दादी, अब सो क्यों रही है? कहते हुए हरीश अपना हाथ शारदा के सर पे रखता है, मानो कि सर आग जैसा तप रहा था। वो भागते हुए अनामिका के पास जाता है। माँ, दादी को बहुत तेज बुखार आया है, आप जाके देखो, मैं और बहन स्कूल के लिए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूंगी, तुम जाओ। फिर हरीश वहाँ से शारदा के पास लौट जाता है और भव्या को लेकर स्कूल चला जाता है। अनामिका खाना पका के चावल सब्जी एक डब्बे में भर के शारदा और प्रसाद के पास जाती है। बुखार से तप रही शारदा को वो पानी ले जाकर देती है। शारदा को उठा के वो बगीचे में ले जाकर वहाँ बैठाती है, ब्रश कराती है, टॉवल से चेहरा पोंछ देती है। फिर वहाँ से वापस लाके बिस्तर पे बैठाती है। पिताजी जाइए, जाके ब्रश कर लीजिए। ठीक है बहू। इतना कहकर प्रसाद भी बगीचे की तरफ चले जाते हैं। अनामिका शारदा को खाना खिलाती है। छोटी बहू जिस तरह से सास की सेवा कर रही थी, ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं। हमारे सामने एक दयालु बहू थी और हम उसे छोड़कर बड़ी बहू के पास चले गए। हमारी छोटी बहू हीरा है, हीरा। इस तरह सोचते हुए वो आते हैं और शारदा के पास जाके बिस्तर पे बैठ जाते हैं। खाना खाते खाते प्रसाद की आंखें भर आती है। ये देखकर, क्या हुआ है पिताजी, आप इस तरह से क्यों रो रहे हैं? अगले जन्म में मैं तुम्हारा बेटा होके पैदा होऊंगा और सारा कर्ज चुकाऊंगा। सच में बहू, मैं भी सास होके भी मुझे दिखता है तुम हमारी किस तरह से सेवा करती हो। कितना प्यार है तुम्हारे मन में हमारे लिए। माँ पिताजी, आप लोग कोई और नहीं, मेरे पति के माता पिता हैं। अगर हम आपकी अच्छे से सेवा करेंगे तभी तो आप भी हमें प्यार से अपनी बेटी की तरह देखेंगे। तुम्हारी बात नहीं सुनी थी, बड़ी बहू के घर चले गए, उसने तो हमें जहन्नुम दिखा दिया। सच में जीता जागता एक नरक था। घर का सारा काम करवाती थी, नहीं करने पे हाथ जला देती थी। छलनी लेके देखो कैसे जलाया है। तुम्हारे पिताजी को उसने मारा है। भैया को आप लोगों ने ये सब नहीं बताया क्या? उसे सब पता है, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। जो हो गया सो हो गया माँ जी, अभी आप आराम कीजिए, मैं जाके बाकी काम कर लेती हूँ। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। तब से अनामिका अपने सास ससुर का, अपने बच्चों का बहुत ही स्नेहपूर्वक ध्यान रखती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। कुछ दिन के बाद शारदा प्रसाद फिर से साधारण हो जाते हैं। वो अपनी छोटी बहू अनामिका की दयालु स्वभाव की बहुत प्रशंसा करते हैं। उसके बाद से शारदा और प्रसाद अपने बड़े बहू और बेटे के घर में फिर कभी वापस नहीं गए। वो अपना छोटा बेटा रमेश, अनामिका, उनके बच्चों के साथ खुशी खुशी गांव में ही रहने लगे। ये थी आज की कहानी।
नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द आपके पास फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे बर्फबारी भी हो रही थी, पर कंबल ओढ़ के बिस्तर पे लेटी शारदा को अपनी गरीब बहुरानी अनामिका पे गुस्सा आ रहा था। अपना दांत कटकटा रही थी। तभी उसके बगल में लेटे उसके पति प्रसाद। क्या हुआ शारदा, दांत क्यों कटकटा रही हो? अब बहू ने क्या कर दिया? जब मैंने कहा कि चलो हम जंगल चलते हैं, उसने कहा कि नहीं जाएगी। मेरे मुंह पे उल्टा जवाब दी। इसमें दांत कटकटाने की तो कोई बात नहीं। इसके बावजूद शारदा दांत कटकटाते हुए अपनी बहू को मनी मन कोस रही थी। उधर अनामिका बेडरूम में खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही होती है। तभी रमेश आता है। उधर बच्चे आराम से कंबल ओढ़ के सो रहे होते हैं। अनामिका, इस तरह बर्फ देखकर क्या मिलेगा? आओ चलो सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है जी, आप सो जाइए। इतना तुम परेशान होगी तो मन में परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। इस तरह करने से परेशानी तो कम नहीं होगी ना। कुछ देर के लिए बस आप बात मत कीजिए, जाइए सो जाइए। माँ के कहे मुताबिक अगर तुम जंगल चली जाती तो ये जो सास बहू के बीच में लड़ाई हो रही है ना, वो तो नहीं होता ना। अब तक सासू माँ बोले जा रही थी, अब आप शुरू हो गए। वो बात नहीं है अनामिका, अगर तुम जंगल चली जाती और लकड़ियाँ ले आती तो उसे जलाकर थोड़ी गर्माहट होती ना। इस बात पे अनामिका बिना कुछ जवाब दिए हुए चुपचाप बच्चों के बगल में जाकर सो जाती है। रमेश भी आकर बच्चों के बगल में सो जाता है। अगले दिन सासू माँ शारदा एक लाल रंग का गमछा कंधे पे रखकर बाहर चले जाती है घर के, और वहाँ से देखती है कि उसकी बहू अनामिका बाहर आ रही है कि नहीं। अरे ओ बहुरानी, तुम इतनी सज धज के जा रही हो, हम कोई सिनेमा नहीं जा रहे हैं। हाँ, हम जंगल जा रहे लकड़ियाँ लाने, मेकअप शेकअप छोड़ के आओ। इस तरह जब वो जोर से कहती है तो बहू जो शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही थी वो सुन लेती है और मन ही मन वो सोचने लगती है, जिस दिन से मैं आपके घर में बहू बन के आई थी उसी दिन से तो सिनेमा शुरू हो गई है। इस तरह की बातें ऐसे लोग कैसे कर सकते हैं? इस तरह मन ही मन सोचती है, पर बाहर से वो कहती है, आ रही हूँ माँ जी। फिर वो अपने हाथ में पकड़ी कंघी को बिस्तर में फेंक देती है और एक लाल रंग का तौलिया लेकर शारदा के पास आती है। अरे बहू, वो देखो, वो सुभद्रा अपनी बहुरानी कमला को लेकर अभी तक लकड़ियाँ लाने चली भी गई होगी। सर्दियों का मौसम है, बिना आग जलाए नींद नहीं आती है। हाँ माँ जी। हाँ बोल रही हो और अभी भी यहीं पे खड़ी हो। भाग के चलो, आज सुभद्रा से ज्यादा हमें लकड़ी लेकर आनी है। वैसे कुल्हाड़ी कहाँ पे है? मुझे लगा कि आप लेकर आई हैं माँ जी। तुमने ऐसा सोचा? तुमने ऐसा क्यों सोचा? तुम मेरी सास और मैं तुम्हारी बहू हो क्या? छोड़ो, मैं जाकर लेकर आती हूँ। इस तरह कहने पर बेचारी बहुरानी वहाँ से भागते हुए जाती है बगीचे में जहाँ फूलों के पौधे थे, और वहाँ रखे 2 कुल्हाड़ी में से एक उठाकर वो सीधा सासू माँ के पास लेकर आती है। अब चलो बहुरानी, आज अगर लकड़ियाँ नहीं मिली ना, फिर तुम्हें मेरी मार पड़ेगी। इस तरह कहते हुए सासू माँ शारदा आगे आगे चलने लगी और बहुरानी पीछे पीछे। इस तरह सास बहू चलते चलते अब जंगल के अंदर आ जाती है। वहीं पे सुभद्रा अपनी बहुरानी कमला के साथ जंगल में ही एक जगह से सूखी लकड़ियाँ काट रही होती है। उधर प्रसाद खेत के किनारे खड़े थे और अपने खेत को देख रहे थे, और उसका नौकर सुभाष छतरी लेकर खड़ा था, और प्रसाद के बगल में रमेश काला चश्मा पहनकर खड़ा रहता है। अरे सुभाष, सारे नौकर चाकर ठीक से काम कर रहे हैं ना? हाँ कर रहे हैं मालिक। अगर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हम उसे पैसा नहीं देंगे, ये बात सभी को कह देना। इस तरह वो कह ही रहे थे, तभी असल जमींदार परम वहाँ पर आते हैं। सुभाष उन्हें आते हुए देख लेता है, पर परम हाथों से इशारा करते हैं किसी को कुछ ना बताने के लिए। सुभाष चुप हो जाता है, लेकिन प्रसाद ऐसे हाव भाव करते हैं मानो कि वही असल जमींदार हो, और कुछ न कुछ कहते हैं। तभी वो असल जमींदार को देख लेते हैं। बस उन्हें देखते ही प्रसाद वहाँ से भाग निकलते हैं। रमेश भी चश्मा वश्मा फेंक के पीछे पीछे भागने लगता है। बोला था बड़े नौकर के तौर पे काम करो, ये तो मालिक बनने पे लगा हुआ है। भागो भागो, कितना दूर भाग के तुम जाओगे? पैसे मांगने के लिए तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। इस तरह कहते हुए वो मुस्कुराते हैं। सुभाष भी मुस्कुराता है। फिर वो छतरी परम के सर के ऊपर रखता है। उधर बाप बेटा भागते भागते अपना संतुलन खो बैठते हैं और कीचड़ मिट्टी में जाके गिरते हैं। मैंने आपको कितना बार समझाया था, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी।
पोज मारते रह गए। अब देखिए कैसे आके हम गिरे। छोड़ो वो सब, वहाँ देखो पानी है। चलो पहले हम अपने आप को साफ करते हैं, फिर जमींदार के पास जाना होगा। उनकी बातें सुन के रमेश आश्चर्य होकर देखता है। क्या कह रहे पिताजी? अभी तक उन्हीं के पास से भाग के आए और फिर कह रहे कि उनके पास जाना है। ठंड है, हमें स्वेटर खरीदना है अपने आप को गर्म रखने के लिए। हमने जमींदार से पैसे मांगे थे, तुम भूल गए क्या? हाँ पिताजी, पर मैं नहीं आने वाला। फिर तो बहू की पिटाई से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगी। इस तरह कहने के बाद रमेश डरते हुए कीचड़ से उठ के खड़ा होता है और जाने लगता है। पिटाई के नाम पे रमेश को याद आता है कि कैसे अनामिका एक टोकरी लेके रमेश के सर पे मारी थी। अरे बाप रे, अनामिका के हाथ के मार खाने से बेहतर है कि मैं जमींदार बाबू के हाथ से एक थप्पड़ जाके खा लूं। रुकिए, मैं भी आता हूँ पिताजी। आओ बेटा, आने के लिए मना कब किया था? इस तरह कहते हुए बाप बेटा वहाँ से पंप के तरफ जाते हैं। उधर सास बहू पेड़ के नीचे खड़ी थी। क्या सुभद्रा, इतनी जोर जोर से मार रही हो? खाना खाती हो या घास खाती हो? अच्छे से बात करो शारदा, नहीं तो ये पेड़ तुम्हारा है, इसमें नाम लिखा हुआ है। नाम तो नहीं लिखा हुआ है, पर मैं और मेरी बहू इसी पेड़ को काटेंगे। तुमने ही कहा कि नाम नहीं लिखा है, तो ज्यादा बात मत करो, हमें लकड़ियाँ काटने दो। सुभद्रा के इस तरह कहने पर शारदा और अनामिका देर न करते हुए अपना कुल्हाड़ी उठाकर उसी पेड़ को काटने लगते हैं। इस तरह वो लकड़ियाँ इकट्ठा करती है। फिर सुभद्रा की बहू रानी कमला लकड़ियाँ इकट्ठा करती है। शारदा और अनामिका लकड़ियों पे जोर जोर से वार करती है। पूरा पेड़ खत्म हो जाता है, बस उसका जड़ बचता है। शारदा और सुभद्रा फिर दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से देखने लगती है। देखो सुभद्रा, मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह से तुमसे मेरी लड़ाई हो। मैं भी वही कह रही हूँ, मुझसे इस तरह से हमेशा लड़ाई मत किया करो। और इस बात को लेकर फिर से उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये मेरा हाथ है, देख रही हूँ ना कितना कठोर है। एक मुक्का पड़ेगा ना, सीधा एफिल टावर पे तुम पहुँच जाओगी। मेरे भी हाथ बहुत कठोर है, एक बार मार के दिखाऊं क्या? खेतों में उड़ने वाली सरस भी नहीं जाती है, तुम तो रही कौवा। क्या कहा? मेरे खूबसूरत चेहरे को तुमने कौवा कहा? मेरा मुंह तो कौवा नहीं है, पर तुम्हारा मुंह कोयला जरूर है। तुम्हारा मुंह तो कीचड़ जैसा, तुम्हारा मुंह चावल धुला हुआ पानी। इस तरह दोनों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। अपने हाथों की कुल्हाड़ी फेंककर एक दूसरे का बाल पकड़ के झोटा-झोटी करने लगते हैं। माँ जी, अच्छे से मारिए, ऐसे मारिए कि मानो सुभद्रा काकी नीचे गिर जाए। हाँ, आप भी अच्छे से मारिए माँ जी, ताकि उनकी माँ याद आ जाए और रविवार तक ये नींद से उठे ना। इस तरह दोनों की बहुएं अपनी सास को उत्साह दे रही थी और दोनों की सासें लड़ाई किए जा रही थी। इसी बीच माधव नाम का एक आदमी उसी रास्ते से जा रहा था। देखा कि लड़ाई हो रही है और पास में लकड़ी काट के रखा हुआ है। अरे, इन लकड़ियों के लिए इतना मारपीट क्यों कर रही हो? एक काम करो, इन लकड़ियों को रस्सी से बांधो, जो ताकत से खींच लेगा लकड़ी उसकी हो जाएगी। माधव के कहे मुताबिक शारदा और सुभद्रा लकड़ियों को रस्सी से बांध देती है। एक तरफ शारदा अनामिका खींचती है, दूसरे तरफ सुभद्रा और कमला। अब सास के साथ साथ बहुएं भी खींचने लगती है। आखिरकार शारदा और अनामिका जीत जाती है। खुशी खुशी शारदा सारी लकड़ियों को अच्छे से बांध लेती है। फिर अनामिका उन लकड़ियों के बंडल को सर पे उठा लेती है और फिर सास बहू दोनों घर लौट आती है। उधर जमींदार सुदर्शन के यहाँ प्रसाद और रमेश बहुत ही आज्ञाकारी की तरह जाके खड़े हो जाते हैं। सुदर्शन बिना बात किए हुए ही पैसे दे देते हैं। खुशी खुशी पैसे लेकर बाप बेटे वहाँ से चले जाते हैं। उस रात बाप बेटा सभी के लिए स्वेटर खरीदते हैं और फिर सभी लोग स्वेटर पहनते हैं। उधर सास बहू जो लकड़ियाँ लेकर आई थी उससे जलाती है। इस तरह बच्चे बड़े सभी लोग अपने शरीर को ठंड में गर्म करते हैं। आग में बहुत देर से बैठ लिए, अब चलिए अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे, यहीं पे अच्छी गर्माहट है, यहीं पे बिस्तर लगाइए और हम सब यहीं पे सोते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे कोई नहीं सोएगा, रात होते ही यहाँ पे बर्फबारी होती है, सबको ठंड लग जाएगी। चलो सब अंदर चलो, सब हम अंदर जाके ही आराम से सोएंगे। वैसे भी हम कहीं भी सोए तो आग जलाएंगे ना पिताजी, कुछ नहीं होगा, आप हम सभी को यहाँ पे सोने दीजिए ना। अब जब वो इस तरह से कहने लगे तो प्रसाद और रमेश के पास कोई और चारा भी नहीं था, इसीलिए वो खटिया लाके वहाँ पे बिछा दिए। आसपास में आग जल रही थी, इसीलिए गर्माहट भी हो रही थी। माहौल काफी सुहाना था।
एक बिस्तर पे शारदा और पोती भाव्या सो रही थी। दूसरे खटिया में प्रसाद पोता हरीश के साथ सोते हैं और एक बिस्तर में रमेश और अनामिका सोते हैं। और इस तरह गरीब बहुरानी अनामिका के घर में सर्दियों के रात कुछ इस तरह बीतने लगे। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।